उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, वर्तमान में जो माहौल चल रहा है शैक्षिक माहौल, उस शैक्षिक माहौल में ज़्यादातर परीक्षार्थी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो जो है या तो उत्तर प्रदेश लेखपाल की तैयारी में अपना दमखम लगा रहे हैं या तो एसएससी जीडी की तैयारी में अपना दमखम लगा रहे हैं। हालांकि मैं उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तरी भारत के बच्चों का बात कर रहा हूं। इसमें वर्तमान में इसी दो परीक्षा पर लोगों का टारगेट है और उसी परीक्षा को एक धार देने के लिए हम आपके बीच 10 क्वेश्चन लेके आए हैं। ये 10 क्वेश्चन में से अगर आप 6 सही करके दिखाते हैं तो इतना समझ लीजिएगा आप पढ़ाई करते हैं। अगर 10 में से आपका 6 क्वेश्चन भी नहीं सही होता है तो समझ लीजिएगा मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं आप पढ़ाई में थोड़ा सी लापरवाही ज़रूर कर रहे हैं। तो चलिए उन 10 क्वेश्चन को दिखाते हैं और अगर आपको उन क्वेश्चनों का जवाब आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और कितने नंबर आपने गेन किया 10 में से आप उसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, जिससे हमें भी पता चले हमारे शेर मेहनत कर रहे हैं वर्तमान में। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है भारतीय प्रशासनिक सेवा, बी है भारतीय विदेश सेवा, सी है भारतीय पुलिस सेवा, डी है भारतीय वन सेवा। अगर आपको आंसर आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए इसका मैं राइट आंसर बताता हूँ मित्रों। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा भारतीय विदेश सेवा। ठीक है, अब इसके बारे में हम बताते हैं। अनुच्छेद 312 में ध्यान रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं की बात की गई है। ठीक है, जब भारत देश का संविधान लागू होता है तो उस समय जो है केवल और केवल 2 भारतीय सेवाएं थी। कितनी थी? 2 अखिल भारतीय सेवाएं थी। वो कौन कौन सी थी? तो एक आईएएस जिसे कहा जाता है वो है भारतीय प्रशासनिक सेवा, जिसे आईएएस कहा जाता है। एक था आईपीएस। यही 2 प्रशासनिक सेवाएं थी जब भारत देश आज़ाद हुआ था। तीसरी भारतीय अखिल भारतीय सेवा जिसे भारतीय वन सेवा कहा जाता है, जिसे आईएफएस के नाम से जाना जाता है, इसे 1966 में जोड़ा गया था। कुछ मित्रों के अंदर भ्रम होता है कि आईएफएस का मतलब भारतीय विदेश सेवा होता है, इंडियन फॉरेन सर्विस होता है। इसी वजह से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 312 में इसकी चर्चा हुई है। संविधान जब लागू हुआ उस समय केवल 2 प्रशासनिक सेवा थी, एक आईएएस एक आईपीएस था। 1966 में 312 में संशोधन करके भारतीय वन सेवा को भी अखिल भारतीय सेवा बना दिया गया। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है महात्मा गांधी, सी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डी है जेबी कृपलानी। मित्रों, जो इसका राइट आंसर होगा मैं आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर होगा जेबी कृपलानी। ठीक है, अगर आप लोगों ने जेबी कृपलानी कहा है तो बहुत ही अच्छा है, आप पढ़ाई में मेहनत कर रहे हैं। मित्रों, 1947 में देश आज़ाद हुआ था और उस समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे जेबी कृपलानी। इनकी ही पत्नी थी सुचेता कृपलानी, जो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण की थी। अगर आपको बताया जाए कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक दिनों तक अध्यक्ष रहने का रिकॉर्ड इन्हीं के पास है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के। ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और सबसे ज़्यादा दिन तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। महात्मा गांधी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। महात्मा गांधी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन से मात्र एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्होंने जो है 1924 के बेलगांव अधिवेशन में केवल अध्यक्षता की थी, इसे ध्यान रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? क्वेश्चन है, श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? हीरा को, यूरेनियम को, जल विद्युत को या बर्फ को? अगर आप लोगों ने इसका राइट आंसर जल विद्युत चुना है तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल ही अच्छे तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हैं। इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों वो होगा जल विद्युत। श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? जल विद्युत को कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होगा मैं बता रहा हूँ। चलिएगा, द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन थे? द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन थे? आपसे पूछा गया है द इंडियन स्ट्रगल। एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस। इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों वो होगा सुभाष चंद्र बोस। आप सभी लोग जानते हैं सुभाष चंद्र बोस
1897 में या 1893, मुझे कंफर्म नहीं हो रहा है इस समय। इनका जन्म जो है उड़ीसा के कटक में हुआ था। और सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करूं तो सुभाष चंद्र बोस जो है 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। उसके बाद जो है त्रिपुरा अधिवेशन 1939 में हुआ था, जिसमें इन्होंने जीत हासिल कर लिया था। लेकिन इन्होंने किसे हरा करके जीता था सुभाष चंद्र बोस ने? तो पट्टाभी सीतारामैया को हरा करके जो है सुभाष चंद्र बोस ने 1939 के त्रिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। और गांधी जी जो है इनसे नाराज़ हो गए थे। उन्होंने कहा था पट्टाभी सीतारामैया की हार हमारी हार है। और सुभाष चंद्र बोस काफ़ी इससे जो है परेशान हुए थे और वो जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ दिए थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ करके 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। कब ये अध्यक्ष बने थे? एक बार 1938 में बने थे, जो हरिपुरा अधिवेशन था। और त्रिपुरा अधिवेशन में लफड़ा ही हो गया था पट्टाभी सीतारामैया और महात्मा गांधी को लेकर के। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो ध्यान रखिएगा, द इंडियन स्ट्रगल एक किताब है, उसकी लेखक जो है सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? पामस्टन थे, रैमजे मैकडोनाल्ड थे, चर्चिल थे या जॉर्ज पंचम थे? बताइएगा इसका जो राइट आंसर होगा। आपको बताता हूँ, इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों होगा रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड जो है गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ध्यान रखिएगा, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो रैमजे मैकडोनाल्ड थे। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन कब कब हुआ था? तो 1930, 1931 तीन गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 1930, 31 और 32 में। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ था, उसमें जो है महात्मा गांधी ने भाग लिया था। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि 1930, 31 और 32 में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे जो ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा प्रसिद्ध थे, वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। तीनों गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था, लेकिन दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था कांग्रेस की तरफ से। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बुद्ध किस धर्म से संबंधित थे? बुद्ध किस धर्म से संबंधित थे? आसान क्वेश्चन है, यात्रिक, मौर्य, शाक्य या कुरु? मित्रों अगर आप लोगों ने इसका राइट आंसर शाक्य लगाया है तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। बुद्ध जो है वो जो है शाक्य धर्म से संबंधित थे। यहाँ पर धर्म नहीं होगा, यहाँ पर जो है शाक्य वंश होगा। ठीक है, शाक्य वंश होगा। ठीक है, शाक्य वंश से संबंधित थे। टाइपिंग मिस्टेक है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो शाक्य वंश से संबंधित थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, वैदिक लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली सबसे पहले धातु कौन थी? ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले धातु कौन थी वैदिक लोगों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली? चांदी थी या लोहा था या सोना था या तांबा था? यहाँ पर सोना लगा लीजिएगा, सोना था या तांबा था? मित्रों अगर आप लोगों ने तांबा चुना है तो बिल्कुल सही चुना है और आप सही भी जा रहे हैं बिल्कुल। अगर आप लोगों को आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? लॉर्ड कर्जन को, लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड एलनबरो को, चार्ल्स मेटकाफ को? अगर आप लोगों ने इसका राइट आंसर चार्ल्स मेटकाफ चुना है तो आप बिल्कुल सही हैं। समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में चार्ल्स मेटकाफ को जाना जाता है। अगर बात की जाए लॉर्ड एलनबरो को, तो ध्यान रखिएगा दास प्रथा की समाप्ति इन्होंने किया था। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि दास प्रथा की समाप्ति किसने किया है? लॉर्ड एलनबरो ने किया है। चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी जो है इन्हीं के शासनकाल में व्यापक सिद्धांत, जिसे व्यापक सिद्धांत कहा जाता है, हड़प नीति जिसे कहा जाता है, इन्हीं के शासनकाल में जो है 1853 में जो है रेल शुरू हुई थी भारत देश में। ठीक है, मुंबई से थाने के बीच। तो आप सभी लोग इसे जानते होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दीन इलाही धर्म की घोषणा अकबर के द्वारा किस वर्ष की गई थी? आप सभी लोग जानते हैं अकबर के बारे में, मुगल वंश का बहुत ही महान और प्रतापी राजा था अकबर जो है हुमायूं का पुत्र था। और अकबर को जो है एक अनपढ़ शासक के रूप में जाना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मुगल वंश का सबसे अनपढ़ शासक कौन था, तो अकबर ही था। और अकबर के पिता की मृत्यु जो है 1556 में हो जाती है, तो दिक्कत होती है। और अकबर उस समय 13 वर्ष का था, उस समय ही इसे राजा बनना पड़ता है। तो दीन इलाही एक धर्म था जिसकी स्थापना अकबर ने किया था और इसकी जो घोषणा किया था वो 1582 ईस्वी में किया था। अगर आप लोगों ने 1582 चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर है, दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्णांधता में मनुष्य किन दो रंगों में भेद नहीं कर पाता है? ठीक है, वर्णांधता में मनुष्य किन दो रंगों में भेद नहीं कर पाता है? काला और पीला में,
लाल और हरा में, काला और सफ़ेद में, लाल और पीला में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें वर्णांधता की, तो वर्णांधता एक आनुवंशिक रोग है, आँखों का एक रोग होता है जिसे ब्लाइंडनेस कहते हैं। आनुवंशिक रोग है, जैसे अगर आपके माता पिता को है तो आपको भी होने का संभावना ज़्यादा रहता है। ठीक है, ये आनुवंशिक रोग है, ये कोई प्रॉपर रोग नहीं होता है, डायरेक्टली आपको नहीं होता है, ये जीन्स के माध्यम से आप तक पहुंचता है, अर्थात माता पिता को है तो आपको होगा। तो वर्णांधता में जो है मनुष्य जो है, अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर बी चुना है तो बिल्कुल सही चुना है। लाल और हरा में जो है भेद नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से आप लोगों को दिक्कत होती है। आर्मी की मेडिकल में, हर जगह मेडिकल में दिक्कतें होती हैं अगर आपको ब्लाइंडनेस है तो। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन थे आपके सामने। अगर आपने इन 10 में से 7 क्वेश्चन, अगर आपने 6 क्वेश्चन सही किया है तो समझ लीजिए आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, नहीं तो आप लोग दिक्कत है, थोड़ी सी अपनी तैयारी में दिशा दीजिए, धार दीजिए और पढ़ाई को बिल्कुल टाइमली परफेक्ट करते हुए चलिए। ठीक है मित्रों, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगता है तो मैं बार बार नहीं कहता हूं, लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करिएगा, क्योंकि आपके ही प्यार और सहयोग से आपका चैनल बना हुआ है। धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए।